स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और यूपी एक्सप्रेस में सबसे पहले बात उन बच्चों की करते हैं, 50 लाख से ज्यादा बच्चों और उनके अभिभावकों की, जिनके दिल की धड़कनें आज बढ़ी हुई हैं और आज नतीजे आने हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे दोपहर 12 बजे घोषित होंगे। सूबे के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ में रिजल्ट घोषित करेंगे, जिसके बाद नतीजों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षाओं के रिजल्ट को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर देख सकते हैं। इसके साथ ही upmsc.edu.in पर भी रिजल्ट देखा जा सकेगा। यूपी बोर्ड पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल 50 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को डिजिटल हस्ताक्षर वाली मार्कशीट देने जा रहा है। इस मार्कशीट को छात्र प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और ये किसी भी जगह पर मान्य होगा। और अब आपको बताते हैं कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट छात्र यानी कि आप कैसे और कहां पर देख सकते हैं। न्यूज 18 संवाददाता सर्वेश दुबे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि रिजल्ट्स आप कैसे देख सकते हैं। लगभग पूरी कर ली गई हैं और किस तरह से ये रिजल्ट घोषित होगा, कहां पर इसको स्टूडेंट देख सकते हैं, इसके बारे में न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है, उन तमाम छात्र छात्राओं को बता रहा है। इस रिजल्ट को जो देख सकते हैं वो वेबसाइट्स हम दर्शकों को बता रहे हैं। upresults.nic.in इस वेबसाइट पर स्टूडेंट्स रिजल्ट देख सकते हैं। 1:30 बजे से यह रिजल्ट उन्हें वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही साथ यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upmsc.edu.in इस पर भी स्टूडेंट्स रिजल्ट देख सकते हैं। और किस तरह से इस पर रिजल्ट दिखेगा ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेबसाइट है upresults.nic.in। इस पर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के रिजल्ट अलग अलग दिखेंगे। हम दर्शकों को क्लिक करते हुए दिखाएंगे कि ये इसका होम पेज है। होम पेज पर जाने के बाद यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2009 रिजल्ट जिस तरह से लिखा है, इस तरह से 2020 का रिजल्ट दिखाई देगा। और वहां पर जब स्टूडेंट्स जाएंगे तो 2020 में जब वो इंटर करेंगे अपना रोल नंबर, स्कूल का कोड जो उनके एडमिट कार्ड पर दिया है, उसके बाद जब सबमिट का बटन क्लिक करेंगे उसके बाद उन्हें अपना रिजल्ट दिख जाएगा और आसानी से वो देख सकते हैं। इसी तरह से जो हाई स्कूल का रिजल्ट है उसको भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जब अपना रोल नंबर फिल करेंगे उसके बाद उन्हें यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा। तो इस तरह की तैयारी यूपी बोर्ड ने की है। दो वेबसाइटों पर यह दिखेगा। इसके साथ ही साथ हम दर्शकों को बता दें कि आपका जो लोकप्रिय न्यूज चैनल है न्यूज 18, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है news18up.com, इस पर भी ये रिजल्ट अपलोड किया जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पर भी ये रिजल्ट देख सकते हैं। तो न्यूज 18 पल पल की खबर आपको दे रहा है और रिजल्ट में भी सबसे आगे न्यूज 18 आपको अपडेट करेगा। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। चलिए बात अब कोरोना की कर लेते हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 20,943 पहुंच चुकी है और यूपी में 24 घंटे में 762 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। यूपी में एक्टिव केसेस की संख्या 6,730 है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 630 मरीजों की मौत हुई है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसी बीच जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना पैंडेमिक के दौरान कामकाज किया गया, सरकार की ओर से व्यवस्था की गई, वो काबिले तारीफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल तारीफ की सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की इस बात को लेकर कि कोरोना काल में किस तरह से इंतजाम किए गए, सुविधाएं और साथ ही इलाज लोगों को मुहैया कराई गई हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी झांसी से अश्विनी मिश्रा, हरीश शर्मा बरेली से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, खतरा अभी टला नहीं है, लड़ाई अभी जारी है। कल प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों को आगाह किया कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन लोगों को करना ही होगा। झांसी में दिख रहा है ऐसा? देखिए, जैसे लॉकडाउन एक शुरू हुआ है, इसके बाद से लगातार जो बाजारों में सार्वजनिक स्थानों पर जो भीड़ है वो कहो जो बहुत ज्यादा उम्मीद से अधिक जुटने लगी। जिसके बाद जो रिजल्ट आए, रिजल्ट काफी भयावह आए हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो संक्रमित थे वो काफी संख्या में बढ़े हैं। इसके बाद अब जो बारिश शुरू हो गई है, हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि काफी तेज बारिश हो रही है। यहाँ से हालात और नाजुक होंगे अगर लोगों ने अपने सावधानियां नहीं बरती, लोगों ने जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं किया। बताया जाता है कि कोरोना के लिए सबसे प्रभावी समय बारिश होती है, नमी होता है या ठंड होती है। ऐसे में जो बरसात का जो समय अब शुरू हो गया है बुंदेलखंड में, इसको लेकर के बेहद सजग
और सतर्क रहने की अब यहाँ से बहुत ज्यादा जरूरत बिल्कुल है। अश्विनी, जिस डॉक्टर्स तरीके के से मुताबिक आंकड़े बढ़ रहे बारिश हैं का कोरोना पे बहुत ज्यादा असर तो नहीं, लेकिन बारिश के दौरान, मानसून के दौरान जो दूसरे संक्रमण वाली बीमारियां होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं और ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी तरह की बीमारी होगी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में खतरा लगातार बना हुआ है, वहां पर संक्रमण का खतरा कहीं ज्यादा है बाकी की जगहों पर। तो मानसून के दौरान ज्यादा सचेत रहने की तो जरूरत है, लेकिन डायरेक्ट असर कोरोना पर, इसकी बात अभी वैज्ञानिक ऐसा पुष्टि इस बात की नहीं कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, हरीश शर्मा बरेली से हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश, बरेली में बताएं यहां पर हालात कैसे हैं? देखिए मेनका, बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली में हालात अभी सामान्य हैं। हालांकि रोजाना नए पेशेंट जरूर मिल रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ जितने मरीज मिल रहे हैं उससे ज़्यादा हर दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दी जा रहे हैं। अभी तक जो आंकड़ा है, हालांकि वो पॉजिटिव केसों का 200 से ऊपर जरूर है, लेकिन जो एक्टिव कोरोना पेशेंट हैं वो लगभग 70 और 72 के आसपास हैं, जिस कारण अभी थोड़ी राहत है, क्योंकि 50 लाख के आबादी का जिला है और उसमें 72 के इसका मतलब है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन जब से मानसून की दस्तक दी है उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि घरों से सिर्फ जरूरत के समय पर निकलें, क्योंकि जैसे ही मानसून या बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, कोरोना के साथ साथ जो अन्य बीमारियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर भी काफी सावधानी आम जनता को बरतनी है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है और हम लोग भी यही अपील कर रहे हैं आम जनता से कि जैसे ही बारिश हालांकि बुंदेलखंड में जो शुरू हो गई, हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां से बारिश शुरू हो गई है, तो वहां पूरे प्रदेश के लोगों को इस समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सावधानी बरतनी है लोगों को। इंतजाम का ख्याल प्रशासन को रखना है और हॉस्पिटल्स में भी प्रॉपर इंतजाम हो, इस बात का भी ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जानकारी देने के लिए, ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात ये बताने के लिए। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल के गठन का फैसला लिया। ये सुरक्षा बल मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थान, बैंक, वित्तीय संस्थानों, धार्मिक और तीर्थ स्थलों, जनपदीय न्यायालयों की सुरक्षा करेंगे। सीएम ने कहा कि इस समय सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले बल की जरूरत है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिक्की के साथ चर्चा में उद्योगपतियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस बैठक में सतीश महाना, सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। सीएम ने इस मौके पर कोरोना काल में उद्योग जगत के कामकाज की तारीफ की और यूपी के विकास में योगदान पर चर्चा की। सीएम ने उद्योग जगत के लोगों को यूपी सरकार के कामकाजों के बारे में भी बताया और यूपी में हो रहे विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। लोगों को रोजगार देने की बात की गई। इस दौरान सरकार यूपी को 4 लेन से जोड़ने का काम कर रही है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को, कामगारों को, भले उद्योग बंद रहे होंगे लेकिन उन्हें वेतन देने, उनके लिए वहाँ पर भोजन आदि की व्यवस्था करने में अपना योगदान दिया और उत्तर प्रदेश के उद्योगों ने लगभग 1800 करोड़ रुपए लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों और कामगारों को वितरित किए। कि हमारे उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही पीपीई किट का निर्माण करना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में ही सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में हमारे चीनी उद्योग ने और डिस्टिलरीज थी, इन्होंने सैनिटाइजर न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के 28 राज्यों के और दुनिया के भी कुछ देशों के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट करने में योगदान दिया। और प्रदेश में शुक्रवार को रोजगार का महाकुंभ लगा, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों को अलग अलग परियोजनाओं में रोजगार के मौके दिए गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम योगी और उनकी टीम की जमकर तारीफ की। पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर कोई इससे प्रेरणा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अपने यहां ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे।
योगी जी और उनकी पूरी टीम, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर कर्मचारी हो, आप सभी ने बहुत उत्तम काम किया है, सराहनीय काम किया है। आप सभी ने मिलकर यूपी को जिस मुश्किल स्थिति में संभाला है, आने वाले अनेक वर्षों तक उत्तर प्रदेश के हर बच्चा, हर परिवार इसको बड़े गर्वपूर्वक याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। और यूपी में कल 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की और इसे लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया। पीएम ने लिखा कि हमने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस योजना से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को और बल मिलेगा। केंद्र और राज्य के इस डबल इंजन से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और कामगारों को फायदा होगा। इधर कानपुर बालिका गृह मामले में यूपी बाल संरक्षण आयोग की ओर से जो नोटिस प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजा गया, उस नोटिस के जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वो कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है, किसी सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे रखने का नहीं। यूपी सरकार अपने अन्य विभागों द्वारा मुझे फिजूल की धमकियां देकर वक्त बर्बाद न करें। जो भी कार्रवाई करनी है बेशक करें, मैं सच्चाई का सामना रखती हूं, करूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरफ बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं। चलिए आपको बताते हैं दरअसल माजरा क्या है। कानपुर बाल संरक्षण आयोग की ओर से प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस नोटिस में प्रियंका गांधी से मांग की गई कि उन्होंने जो आरोप कानपुर बालिका संरक्षण गृह पर लगाए, उन आरोपों को खारिज करें जो उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में आरोप लगाए थे। और दूसरी स्क्रीन में आप वही फेसबुक पोस्ट देख रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने आरोपों के खंडन से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है, प्रदेश सरकार पर, कि अपने अलग अलग संस्थानों की ओर से प्रदेश सरकार उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है और वो सच्चाई सामने रख रही है, इसलिए उनके खिलाफ ये एक्शन लिए जा रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भारत चीन हिंसा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और इसी के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अलग तरीका निकाला। गोमती नदी में जाकर कांग्रेस नेताओं ने दीपदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएल पुनिया और आराधना मिश्रा ने भी शहीदों को याद किया। इधर चीन के साथ जब से विवाद शुरू हुआ है तब से कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार से सवाल पूछा। कांग्रेस ने पूछा कि शहादत पर पीएम मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल ने एक बार फिर वीडियो जारी किया है और कहा कि पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा है, इसलिए सरकार को डरने की जरूरत नहीं। देश को एक भी इंच जमीन नहीं जाने देना चाहिए। चीन ने 3 जगह हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम को जनता को जवाब देना होगा। उन्होंने पूछा कि जिनपिंग को झूला झूलाने से आखिर क्या फायदा मिला। और बहनों नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि ज़मीन नहीं गई और सचमुच में ज़मीन गई है तो चाइना का फ़ायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा,
बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं, उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। कि हम इस शहादत का पूरी तरह से आदर करें। प्रधानमंत्री जी के बयानों से को सुनकर कई गंभीर सवाल उठे हैं और इन सवालों को उठाना हमारा फर्ज बनता है, सिर्फ मेरा नहीं लेकिन आपका भी, क्योंकि इस देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे थे तो कैसे समझौते हुए, कौन सी बातचीत हुई जिसने आज चीन को ये हिम्मत दे दी कि वे हमारी जमीन पे कब्जा कर पाए। इस देश की जनता को जानना जरूरी है। वे जानना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को आपने निहत्थे चीन की सेना का सामना करने के लिए क्यों भेजा। तो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। यही आरोप पहले भी राहुल गांधी की ओर से लगाए गए, जिसके जवाब बीजेपी के कई नेताओं ने दिए, लेकिन एक बार फिर उन्होंने वीडियो जारी कर वही आरोप लगाए। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गांधी परिवार को हताश करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश पीएम के साथ है। कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के अंदर ही अराजकता पैदा है इन तीनों लोगों को लेकर के, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। और जो सच है, देश के सामने चुनौती है। तो राहुल गांधी जी रोजाना जो कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके आए हैं कांग्रेस की सरकार के समय में, उससे चंदा लेने का काम किए हैं। वह चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सेना का मनोबल गिराने वाली भाषा प्रयोग करते हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तो उस पर सवाल खड़े करने का काम करते हैं। जब धारा 370 हटती है या श्री राम जन्मभूमि का फैसला आता है, उस पर ये टिप्पणी करते हैं। तो मैं यह मानता हूं कि सत्ता के बिना कांग्रेस का नेतृत्व अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है। इसके कारण से यह उलूल जुलूल के बयान देते हैं। और इसी बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार 21वें दिन भी बढ़ोतरी जारी रही। आज डीजल के दाम में 21 पैसे तो पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। 21 दिन में पेट्रोल के दाम 9 रुपए 12 पैसे बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम में 11 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में डीजल के दाम 80 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है, तो पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर। तो लोग परेशान हैं। कोरोना महामारी के बीच अब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार उनके बजट को बिगाड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।